नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। महाराष्ट्र सरकार कंट्रोवर्सी छोटी होती है, कंट्रोवर्सियों में फंसी हुई है। और कंट्रोवर्सी ना कहें तो मैं कहूं कि भ्रष्टाचार में फंसी हुई है तो ठीक होगा। सचिन वजह के मामले से जिस प्रकार से केस खुला, आपको याद होगा महाराष्ट्र सरकार एसएसआर केस में यानी कि सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ी लेडी पैंगविंग और पता नहीं क्या क्या, और फिर उसके बाद वो टीआरपी मामले में उसने खेल खेला, फिर उसने कंगना रनौत के मामले में खेल खेला और जो वो कर सकती थी वो किया। लेकिन आज वो सारे मैटर जो एसएसआर का केस है, कंगना रनावत का मामला है, रिपब्लिक टीवी अर्नब गोस्वामी का मामला है, या इस तरह के और भी मामले हैं, वो सब छोटे नजर आ रहे हैं। और ये मामलों में किस प्रकार महाराष्ट्र सरकार इन्वॉल्व है वो सामने दिखाई दे रहा है। सचिन वजह का मामला सॉल्व हुआ नहीं था। लोगों ने कहना शुरू किया कि परमवीर सिंह की चिट्ठी कुछ इस प्रकार से फ्यूल का काम कर रही है कि वो सचिन वजह के मामले में, चूंकि ऐसा कहना है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सचिन वजह के मामले में ये कहा गया कि एक इंटरनेशनल साजिश है। इंटरनेशनल साजिश से मतलब है कि हो सकता है कि इसके पीछे चाइना और कम्युनिस्ट देश के खड़े हों, इसके पीछे कांग्रेस खड़ी हो, और ये एक्सटॉर्शन का मामला भी हो सकता है। सचिन वजह को एक्सटॉर्शन की मनी मिलेगी मुकेश अंबानी से, लेकिन मुकेश अंबानी अगर घायल हो जाते हैं या ईश्वर न करे उनको कुछ हो जाता है तो चाइना को बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि चाइना ये लगातार डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहा है कि भारत सुरक्षित नहीं है इन्वेस्टमेंट के मामले में, क्योंकि चाइना से इन्वेस्टमेंट लगातार कोरोना वायरस के जाने की वजह से बढ़ रहा है और कम हो रहा है, और चाइना लगातार उस अपनी इकोनॉमी से जूझ रहा है। इसलिए उसने संसार में उसके बड़े प्रोजेक्ट भी रोक दिए हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान को देने वाला फाइनेंस भी उसने रोक दिया। चाइना के इस रवैये से जो चीज़ सामने आई वो सामने आई थी बेंगलुरु का दंगा। बेंगलुरु के दंगे में बिल्कुल साफ क्लियर चीज़ें निकल कर आई कि बेंगलुरु के दंगे में चाइना का इन्वॉल्वमेंट था। जो कम्युनिस्ट उसमें डिस्टर्बेंस कर रहे थे वो कहीं ना कहीं चाइना के इन्फ्लुएंस में थे, जिनकी वजह से बेंगलुरु में दंगे फैक्ट्रियों में हुए। अब ये इंटरनेशनल साजिश हो सकती है कि सचिन वजह इंटरनेशनल साजिश के तहत कर रहा हो, लेकिन सचिन वजह का अपना जो इंटरेस्ट रहा होगा वो इंटरेस्ट रहा होगा कि वो एक्सटॉर्शन करे, और सचिन वजह के पीछे अगर कोई खड़ा होगा तो वो अनिल देशमुख खड़े हुए थे। अनिल देशमुख के मामले को उजागर करने के लिए परमवीर सिंह ने चिट्ठी लिखी। तो ये संभव है कि परमवीर सिंह की जो चिट्ठी है वो इंटरनेशनल साजिश को डाइवर्ट करने के लिए हो। लेकिन परमवीर सिंह की चिट्ठी अगर कोई भी व्यक्ति लिखेगा तो अपनी नौकरी पर दांव नहीं लगाएगा, और वो दांव अगर अपनी नौकरी पर लगाएगा भी तो सत्यता के आधार पर ही लगाएगा। बहुत सत्य ना हो लेकिन कुछ तो सत्य होना ही था। यानी कि एक बड़ा मामला खोलकर वो मामले को छोटा कर देना, और दिखाई भी यही दे रहा है कि सचिन विजय का मामला इस समय मीडिया से लगभग लोप हो चुका है, और जो मामला चल रहा है वो परमवीर सिंह चल रहा है। परमवीर सिंह के मामले पर जब लोगों ने कहना शुरू किया कि ये इंटरनेशनल साजिश है और उस साजिश को दबाने के लिए परमवीर सिंह, जांच का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए परमवीर सिंह ने यह सब स्वांग रचा है, तो महाराष्ट्र सरकार ने भी महाराष्ट्र सरकार के मिनिस्टर फंसते दिखाई पड़े। तो मैंने वो प्रकरण पूरा आपको बताने की कोशिश की थी कि मेरे मस्तिष्क में क्या चल रहा है और मैं कैसे उसको सोच पा रहा हूँ। जैसे परमवीर सिंह के बारे में मैंने कहा कि वो कांग्रेसी थे, शरद पवार यूपीए के चेयरमैन बनना चाहते थे, इसलिए शरद पवार को ठिकाने लगाने के लिए ये संभव है कि सोनिया मैडम ने परमवीर सिंह को कुछ लंबा आश्वासन देते हुए कहा हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे अजीत जोगी को कभी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ बनाया गया था। ये सब कुछ संभव है। लेकिन अब जो नई कंट्रोवर्सी आई है वो दिखाई दे रही है भ्रष्टाचार का आलम किस स्तर पर है। मैं मान लूं कि परमवीर सिंह की चिट्ठी इस बात को लेकर आई कि वो इंटरनेशनल साजिश को डाइवर्ट करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करने के लिए लेकर आया, लेकिन अभी जो पुरानी चिट्ठियां और पुराने कृत्य महाराष्ट्र सरकार के निकल कर आ रहे हैं, जैसे रश्मि शुक्ला मामला आया, सुबोध जायसवाल का मामला आया। मैं आपको बता दूं कि सुबोध जायसवाल, ये जो अभी नरवणे, ये मैं जो 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 अभी डीजीपी थे, एक्टिंग डीजीपी थे अभी, नगरले, हेमंत नगरले जो कमिश्नर बन गए हैं। हेमंत नगरले को पहले एक्टिंग डीजीपी बनाया गया था महाराष्ट्र का। आप जानते हैं कि डीजीपी की हैसियत महाराष्ट्र में उससे ज्यादा पोजीशन अगर किसी की है तो वो मुंबई की पुलिस कमिश्नर की होती है। पुलिस कमिश्नर, तो जब परमवीर सिंह को इधर उधर किया गया तो डीजीपी को पुलिस कमिश्नर बना दिया गया।
अब डीजीपी को पुलिस कमिश्नर बना दिया गया हेमंत नगरले को। तो इनसे पहले जो डीजीपी थे सुबोध जायसवाल, सुबोध जायसवाल का आखिर क्या हुआ, वो सीआईएसएफ में कैसे चले गए? सुबोध जायसवाल भी लगातार महाराष्ट्र सरकार से लड़ रहे थे। महाराष्ट्र सरकार में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और गृह मंत्री का, गृह मंत्रालय का जिस प्रकार से प्रहार पूरी पुलिस सिस्टम पर हो रहा था, उगाई टीम बना रखी थी, उससे उस समय के डीजीपी सुबोध जायसवाल आहत हुए और सुबोध जायसवाल के कुछ संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे। महाराष्ट्र की होम मिनिस्ट्री से और महाराष्ट्र सरकार से लगातार उनके पंगे चल रहे थे। नतीजा ये निकला कि महाराष्ट्र सरकार ने उनको मुक्त करने का फैसला किया। केंद्र सरकार ने उनको सेंट्रल डिप्यूटेशन पर लेकर सीआईएसएफ का चेयरमैन बना, सीआईएसएफ सौंप दिया। उसके बाद हेमंत नगरले डीजीपी बने और हेमंत नगरले चूंकि उनके बड़े खास रहे होंगे इसलिए हेमंत नगरले को डीजीपी बनाया। और जब परमवीर सिंह जो उनका सेकंड सबसे खास आदमी था उसने चिट्ठी लिख दी और वो भी लड़ रहा था सिस्टम से, क्योंकि ये दिखाई दे रहा था कि सचिन वजह से के मामले से सब फंसेंगे और सरकार स्वयं बचकर निकल जाएगी, सब अधिकारियों को फांस कर बराबर कर देगी, सबकी नौकरियां खा जाएगी और जेल भी भेज देगी। ऐसे में परमवीर से संभव है कि अपने आप को बचाने के लिए उसने सत्ता का सहारा लिया और वो चिट्ठियां लिखना शुरू कर दिया। हेमंत नगरले को डीजीपी से उठाकर पुलिस कमिश्नर मुंबई बनाया गया। अब डीजीपी से उठाकर पुलिस कमिश्नर मुंबई बनाया गया क्योंकि ये दोनों बड़ी उगाई वाली पोस्टें हैं। इनकी जगह पर अब नए डीजीपी रजनीश सेठ बैठा दिए गए और रजनीश सेठ एक्टिंग डीजीपी हैं। रजनीश सेठ के बिठाने के बाद महाराष्ट्र में जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं संजय पांडे, उन्होंने भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना उचित समझा। उन्होंने कहा कि मैं हाईकोर्ट जाऊंगा कि एक जूनियर व्यक्ति को कैसे मनमाने तरीके से आप डीजीपी बना सकते हैं, जबकि मैं सबसे सीनियर मोस्ट हूं और मुझे डीजीपी बनाने के बजाय उनको बना। हालांकि मैं तो संजय पांडे जी के लिए शुभकामनाएं दूंगा कि संजय पांडे जी बच गए डीजीपी बनने से, और बच गए तो मतलब इस भ्रष्टाचार के गैंग से बच गए। अब ये जो भ्रष्टाचार का गैंग है ये लगातार जो चल रहा है, इस पर रश्मि शुक्ला की चिट्ठी, रश्मि शुक्ला की चिट्ठी ने पूरा का पूरा पटाक्षेप कर दिया। 1988 या उसी समय के आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला, जो कि महाराष्ट्र इंटेलिजेंट यूनिट की कमिश्नर थी। अब महाराष्ट्र इंटेलिजेंट यूनिट की कमिश्नर रश्मि शुक्ला ने एक चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री के लिए। मैं लगातार कह रहा हूं कि उद्धव ठाकरे इनएक्सपीरियंस्ड होने की वजह से फंस रहे हैं, लेकिन अब यह समझ में आ रहा है कि उद्धव ठाकरे भी उतनी ही इन्वॉल्व हैं जितना कि शरद पवार, जितना कि अनिल देशमुख और दूसरे लोग। रश्मि शुक्ला की चिट्ठी अब सामने आई। रश्मि शुक्ला ने बताया कि ट्रांसफर पोस्टिंग गैंग चल रहा है। ये यहां पर एक नेक्सस है, सारे देश में होता है। आपको याद होगा कि मोदी जी जिस समय सेकेंड टर्म में प्रधानमंत्री बने थे तो मोदी जी ने बाकायदा संसद में ऐलान किया था कि आप अपने नज़दीक का कोई भी व्यक्ति नहीं रखेंगे और दिल्ली में जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको अपने नज़दीक नहीं रखेंगे, नहीं आप उनके ट्रैप में फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक नेक्सस है, दिल्ली में भी एक नेक्सस है जो ट्रांसफर पोस्टिंग का काम करता है, सांसदों से बुलवाने का काम करता है, सांसदों को फंसाने का काम करता है। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने उस समय कही थी। आपको याद होगा 2019 में आते ही सबसे पहले भाषणों में उनका यही भाषण था कि इस प्रकार के नेक्सस है। यही नेक्सस रश्मि शुक्ला का कहना था कि ये नेक्सस जो हैं वो महाराष्ट्र में एक्टिव हैं और ये नेक्सस सब ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेकर और पैसा दिलवाकर बड़ी भारी कमाई और नेगोशिएशन, जैसा कि परमवीर सिंह ने कहा कि सचिन वजय को 100 करोड़ रुपए महीने का टारगेट दिया गया था, एक सचिन वजय को। ऐसे कितने सचिन वजय मुंबई में होंगे और कितने पूरे महाराष्ट्र में होंगे? तो सचिन वजय को जिस इस प्रकार से दिया गया, तो मामला यह है कि रश्मि शुक्ला का कहना है कि ये पूरा नेक्सस चल रहा है। उन्होंने चिट्ठी लिखी और साथ में उस चिट्ठी में लिखा कि विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब लॉ को पूरा पालन करते हुए उन्होंने जो फोन टैपिंग किए इंटेलिजेंस यूनिट में, इंटेलिजेंस यूनिट का काम भी यही है, जो फोन टैपिंग किए उन्होंने, उन फोन टैपिंग की उन्होंने बाकायदे एक 6-6.5 GB की एक रिकॉर्डिंग की एक पेन ड्राइव बनाई, वो पेन ड्राइव सहित मुख्यमंत्री को भेजी। जब मुख्यमंत्री को ये लगा, उनको लगा होगा कि मुख्यमंत्री चूंकि उद्धव ठाकरे जी बाला साहब ठाकरे के संतान हैं, इसलिए कोई कुछ भी कहे, कांग्रेस और एनसीपी तो बहुत इन्वॉल्व रही होगी लेकिन उद्धव ठाकरे जी बिल्कुल ठीक आदमी रहे होंगे, उद्धव ठाकरे जी की ईमानदारी उनको भाई होगी, इसलिए उनको विश्वास हुआ होगा कि उद्धव ठाकरे जी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिख डाली, उनको लगा कि मुख्यमंत्री को अगर पूरी बात मालूम होगी तो मुख्यमंत्री एक्शन लेगा। मुख्यमंत्री ने एक्शन तो लिया, लेकिन रश्मि शुक्ला को ही इंटेलिजेंस यूनिट से हटा दिया।
अभी रश्मि शुक्ला जी इस समय, फिर केंद्र ने उनको डिप्यूटेशन, इस तरह के ईमानदार अधिकारियों को जो वहां से हटाए जा रहे हैं, चाहे वो सुबोध जायसवाल हों, चाहे वो रश्मि शुक्ला, फिर केंद्र ने ले लिया और सीआरपीएफ भेज दिया। अब सोचिए कि रश्मि शुक्ला की चिट्ठी, और अब महाराष्ट्र सरकार ने कहना शुरू किया है, यानी कि शिवसेना लगातार 2 दिन से ये कह रही है कि ये जो चिट्ठी है ये तो सब बीजेपी के लोग हैं, चाहे परमवीर सिंह हो चाहे वो रश्मि शुक्ला हो। अभी सुबोध जायसवाल का बोलना बाकी है, वो भी बोले नहीं हैं। और मैं आपको बताऊं कि संजय पांडे अभी बोल ही रहे हैं, लेकिन अभी खुलकर नहीं बोले हैं क्योंकि उनको नौकरी करनी है और उनको डीजीपी बनना है। ये सभी चीजें जो सामने आई, इन चीजों में एक चीज बिल्कुल साफ निकल कर आती है कि महाराष्ट्र में कुछ तो बहुत गड़बड़ चल रहा है, बहुत बड़े स्तर पर नेक्सस चल रहा है। रश्मि शुक्ला को बीजेपी का कहना शुरू कर दिया और कहा कि ये सरकार गिराना चाहते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहते हैं। रश्मि शुक्ला की चिट्ठी एपिडेमिक के टाइम पर 25 अगस्त 2020 की है। आप सोचिए 25 अगस्त 2020 का मतलब ये होता है कि आज से 7 महीने पहले की चिट्ठी है। 7 महीने पहले भी क्या बीजेपी सरकार गिराना चाहती थी, इसलिए उसने चिट्ठियां लिखवानी शुरू कर दी थी? और अगर चिट्ठी लिखी थी तो आपने वो चिट्ठी पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं बिठाया? इन्वेस्टिगेशन अगर आपने बिठाया होता तो रश्मि शुक्ला अगर गलत थी तो रश्मि शुक्ला को आपको चाप जाना चाहिए था, यानी कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। आपने इस ईमानदार यूनिट को, जिसने वो पेन ड्राइव दी, जिसने रिकॉर्डिंग्स दी, विद ड्यू प्रोसेस से दी, सैंक्शन लेने के बाद सब कुछ हुआ था। और सैंक्शन किससे? बड़ी कमाल की बात है, सैंक्शन इसको करने के लिए ली गई थी डीजीपी से। और डीजीपी कौन था? डीजीपी उस समय सुबोध जायसवाल थे, जिनको भी हटा दिया गया। यानी कि डीजीपी और रश्मि शुक्ला दोनों ने सैंक्शन कैसे दे दी कि वो इस प्रकार ट्रांसफर पोस्टिंग के नेक्सस को खोलें और फोन टैपिंग करें? मामला नवाब मलिक ने कहा कि साहब फोन टैपिंग ही इलीगल थी। अब फोन टैपिंग इलीगल थी तो अभी नाम आने वाला है कि सुबोध जायसवाल ने फोन टैपिंग की अनुमति कैसे दे दी। सुबोध जायसवाल भी बीजेपी के आदमी हैं, इसीलिए सुबोध जायसवाल को सीआईएसएफ का चेयरमैन बना दिया गया, जबकि शिवसेना उनको बर्बाद करना चाहती होगी और रश्मि शुक्ला को भी वो बर्बाद करना चाहती होगी। क्यों? क्योंकि रश्मि शुक्ला ने वो टैपिंग की और टैपिंग करके अपने एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी, यानी कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में एक एक चीज, चाहे वो अनिल देशमुख का मामला हो, चाहे वो परमवीर सिंह का मामला हो, चाहे वो रश्मि शुक्ला का मामला हो, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो, और चाहे ये जो दलाली बिक्री हो रही थी पोस्टों की। रश्मि शुक्ला का कहना तो यही है कि पोस्टों की बिक्री हो रही थी, और ये जो बिक्री होती है उसमें बोलियां लगाई जाती हैं। उन बोलियों में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है, और इसलिए मुख्यमंत्री संज्ञान लें। ये सचिन वजय के मामले में भी सामने नजर आया कि वे 100 करोड़ की उसने बोली लगा दी कि मैं आपको 100 करोड़ रुपए महीने दे दूंगा। उसको, जो वो सस्पेंडेड था, उसको उठाकर पोस्टिंग दे दी गई और पोस्टिंग देकर मुंबई भेज दिया गया। कमाल का गणित लग रहा है। ये जो मेन उद्देश्य है, मुझे लगता है, एक तो सोनिया गांधी खेल रही थी परमवीर के साथ, सोनिया गांधी, परमवीर के माध्यम से सोनिया गांधी ने खेला तो शरद पवार साइड लग गए। दूसरा, रश्मि शुक्ला जो कह रही हैं, तो रश्मि शुक्ला का मामला शिवसेना के संज्ञान में है। शिवसेना अनिल देशमुख से मिली हुई है, शिवसेना कांग्रेस से मिली हुई है, और शिवसेना के संज्ञान में, यानी कि उद्धव ठाकरे जी के संज्ञान में हर एक बात है। ऐसी परिस्थिति होती, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई शिकायत हुई थी तो आपको अंदाजा भी है कि योगी आदित्यनाथ जी क्या करते। योगी आदित्यनाथ जी की इस मामले में तारीफ की जाएगी। हालांकि उनके पीठ पीछे क्राइम होते हैं, मैं मानता हूं उनके पीठ पीछे क्राइम होते हैं, मैं ये भी मानता हूं कि उनके पीठ पीछे करप्शन भी है। और ये अधिकारी वर्ग ये कहता है कि पुरानी सरकार में कम देते थे, इस सरकार में ज्यादा देते हैं, और पैसे बढ़ा दिए हैं, रेट बढ़ा दिए हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि अधिकारी स्वयं कहते हैं कि इसमें रेट बढ़ गए हैं। लेकिन ऐसा एक भी मामला योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में जब कभी भी आया तो दूसरे दिन एक्शन दिखाई दिया। अगर सरकार इन्वॉल्व होती तो दूसरे दिन एक्शन नहीं ले सकती थी। महाराष्ट्र में इन पूरे प्रकरण में सरकार इन्वॉल्व है, मुख्यमंत्री स्वयं में इन्वॉल्व है, इसलिए मुख्यमंत्री के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये सब कुछ उनके संज्ञान में आते हुए भी कोई एक्शन नहीं, और एक्शन उन पर ही हुआ जो लोग सीट पर बैठे हुए थे, चाहे डीजीपी सुबोध जायसवाल बैठे हों और चाहे रश्मि शुक्ला जो इंटेलिजेंस यूनिट की कमिश्नर हो। और इनको सभी को केंद्र को वापस लेना पड़ा। महाराष्ट्र में सरकार वो अपने मन से चलाना चाहते हैं, महाराष्ट्र में वो जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। लोग पहले ही एलिगेशन लगाते हैं कि शिवसेना या
जो उनका नेक्सस है वो दुकान दुकान पर वसूली करते हैं। एक पान वाले से भी वसूली होती है, एक बड़ा पाव बेचने वाले से वसूली होती है। सबके रेट फिक्स्ड हैं कि कौन अगर दुकान लगाएगा तो क्या पैसे देगा। मुंबई में ऐसा आलम लोगों ने, हमारे वीडियो में आप देखिएगा जो मैंने लेक्चर लिए हैं उसमें नीचे लिखा है कि मैं पान की दुकान लगाता हूं और मेरे खिलाफ ये मैं हफ्ता देता हूं और दुकान लगाता हूं। हो सकता है वो असत्य हो सकता है वो फेक लोगों ने किया हो, लेकिन ये जो बड़े मैटर खुलकर आ रहे हैं इनसे बिल्कुल साफ जग जाहिर है कि महाराष्ट्र जो देश का सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट हुआ करता था, महाराष्ट्र आज बहुत बड़े नेक्सस में फंस चुका है। महाराष्ट्र को अगर ना बचाया गया तो भारत की इकोनॉमिक राजधानी, जिससे भारत की इकोनॉमी तय होती है, जिससे भारत का व्यापार तय होता है, जिससे भारत की प्रोग्रेस तय होती है, जिससे भारत का उत्थान तय होता है और जिससे भारत का विकास तय होता है, वो बहुत बुरे नेक्सस में फंस चुकी है। महाराष्ट्र को ईश्वर बचाए और सद्बुद्धि दे उद्धव ठाकरे को, अगर वो इनोसेंट हैं अब। लेकिन जब मामला जैसे जैसे खुलकर आया है, वैसे मैंने शुरू में कहा था हो सकता है वो इनोसेंट हो, लेकिन अभी बिल्कुल स्थिति क्लियर है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में सब कुछ चल रहा था। इसलिए मुख्यमंत्री कौन से दबाव में ये काम कर रहा था ये मुख्यमंत्री स्वयं बताएंगे, लेकिन शरद पवार, मुख्यमंत्री और कांग्रेस सब खेल रहे हैं। शरद पवार का मामला तो तब खुला, वो परमवीर सिंह तो इसलिए चिट्ठी लिख रहा है कि उसको शरद पवार को फंसना था। और ये जो कड़ी से कड़ी आप कमजोर नींव पर बनाकर खड़ी करते हैं, इसमें से एक गोटी भी निकलती है तो वो भरभरा कर गिरता है। महाराष्ट्र में इस समय अधिकारियों के साथ जो अधिकारियों को वो गैंग का मेंबर बना रखा था या गैंग अधिकारियों के माध्यम से चला रहे थे, वो अधिकारी अब खुलकर बोलना शुरू हुए हैं। तो जैसे जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया है वैसे वैसे मामला निकल कर आया। रश्मि शुक्ला आज नहीं, रश्मि शुक्ला तो आज से 7 महीने पहले ही बोल चुकी थी। सुबोध जायसवाल जो उस समय के डीजीपी थे वो 7 महीने पहले ही एक्शन पर थे। और परमवीर सिंह अब एक्शन पर आया। सचिन वजह का मामला जब खुला, अभी संजय पांडे ने जो चिट्ठी लिखी वो अब लिखी है जब सचिन वजह का मामला सामने आया, जब रश्मि शुक्ला की चिट्ठी आ गई। ऐसा बहुत कुछ खुलासा जो जो लगातार मुंबई में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, मुझे लगता है हमारे पूरे देश के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।